हाँ जी, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसा तुम्हें छोड़ के गए थे मेरे लाल मेरे पप्पू, वैसे ही वापस आ गया हूं मैं। तो वेलकम बैक टू दी वेलकम बैक टू दी क्लास। कैसे हो आप सभी लोग? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से बताओ जरा, तेजी से, जल्दी से बता दो, तेजी से। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? हैंड्स अप। चलो आ जाओ आ जाओ, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है बताओ? मेरे खराब है बहुत भयंकर। सर्दी जहां थी वो वही है यार। मैं बता रहा हूं तुम्हें हुआ क्या। तुम्हारी जिस दिन लास्ट क्लास थी ना, उस दिन बहुत छी छी हो रहा था। उसी दिन मुझे निकलना था, ठीक है, उसी दिन मैं निकल गया। एक बहुत बढ़िया वीडियो शूट के लिए गए थे, आउटडोर सोशल ब्रेंस के लिए। वो वीडियो शूट हुआ, फिर अगले दिन मुझे दिल्ली जाना था, फिर उसके बाद एक दिन दिल्ली में इवेंट था, फिर आज मतलब सुबह मुझे निकलना था। कल रात में निकलना था, फ्लाइट कैंसिल, सुबह कैंसिल। फिर मुझे पता लगा कि क्लास भी तो लेना है, तो क्लास लेने की मैंने जो जुगाड़ मिला मुझे उस जुगाड़ के साथ वापस आने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 6 बजे घर पहुंचा। तो मेरी एक क्लास तो छूट ही गई, एक क्लास छूट गई। लेकिन तुम्हारी क्लास नहीं छोड़ना चाह रहा था मैं। क्यों? क्योंकि हमें टाइम से सारा सिलेबस वगैरह भी तो कंप्लीट करना है ना। तो उस चक्कर में क्या है कि मेरा स्वास्थ्य जो है वो वापस रिकवर नहीं हो पाया। तो आज की क्लास करके फिर सोएंगे रात में बढ़िया, ठीक है। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो भाई साहब अपन ने आधा चैप्टर पढ़ चुके थे, आधा चैप्टर आज पढ़ेंगे और चैप्टर के डाउट सॉल्व आज अपन करेंगे। ये आज अपना एजेंडा है, ठीक है, ये आज अपना कार्यक्रम है। क्लियर है? बताओ। आज भी छुट्टी कर दो सर। अबे मारूंगा, चमगादड़ बना दूंगा। हाँ छुट्टी कर दो। आया बड़ा छुट्टी वाले। आ जाओ आ जाओ, वेलकम वेलकम वेलकम। तो की हाल है? सोनी हो? सारे बच्चे आ गए? हैप्पी बर्थडे एडवांस में। काश सर को आज भी छींक आ जाए। देख 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 देख, शर्म नहीं आ रही? थोड़ी सी, थोड़ी सी, इतनी सी भी नहीं आ रही? अप्पू हाथी रास्ते में है, कोहरे के कारण। यार अप्पू हाथी पहुंच नहीं पा रहा है, उसको दिखाई नहीं रहा कोहरे के कारण। अभी नहीं आया। आज मैथ्स की क्लास भी नहीं हुई थी? मुझे आइडिया नहीं है। बात तो हुई थी मेरी दिन में तुम्हारे गणित के अध्यापक से, मैथ्स के क्या महारथी थे। सर ठीक से शुरुआत करो। अबे चले जा, ठीक से नहीं, आज एक बहुत ही बढ़िया चीज से शुरुआत कर रहा हूं। कल कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? कल कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? पेन दे दो यार मेरी, एक तो पेन नहीं मिल रही है, उसकी रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगी। बहुत दिन हो गए घर से घूमा हुआ। कहाँ है आज? वो वाला पेन एटलीस्ट चिपक जाता था तो अपने को यहाँ मिल तो जाया करता था। एक और मिल गया, पुराना पेन मिल गया। उधर पीछे की तरफ चिपका दिया था किसी ने। ये पुराना पेन मिल गया दोस्तों। चलो आजा बाबू, अभी तक की स्टोरी रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या है। तो हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, कम समय में कंप्लीट होता है। लाइव में क्योंकि इंटरेक्ट करते हैं हम, तो इसीलिए थोड़ा लेक्चर में समय ज्यादा लगता है। जैसे 10 मिनट निकल के 10 मिनट में अपन ने भी बातचीत ही करी, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसीलिए एक बच्चा बोल रहा सर यूट्यूब पे तो 5 घंटे में पढ़ाया। तो सब अलग अलग तरह से अलग अलग समय में पढ़ाया है। अब ये क्रैश कोर्स है। जब अपन ने बैच में पढ़ा था ना क्लास 9th में, बैच में मेरे हिसाब से 10-11 घंटे में पढ़ा था इस चैप्टर को, एक एक लाइन। चलो मतलब तुम भी बैच में पढ़ो, तुम क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हो। तो देखो क्या है, कल जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का रिजल्ट ऐसा है। ये जिसके भी स्क्रीनशॉट से दिया, उसकी बैटरी परसेंटेज 30 थी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे 2 नोटिफिकेशन आए हुए थे, एक गूगल पे का नोटिफिकेशन था। वाईफाई उन्होंने जोड़ के रखा था 5G, और 7:55 पे स्क्रीनशॉट दिए गए हैं, ठीक है। डिटेक्टिव बन सकता हूं मैं। अब देखो क्या है। अब कल जो टेस्ट हुआ था, कल के टेस्ट का परिणाम आ चुका है दोस्तों।
कल के टेस्ट का परिणाम आ चुका और परिणाम कुछ इस प्रकार है। आरव व्यास फर्स्ट पोजीशन पे थे कल के टेस्ट के हिसाब से, आरव व्यास ताली बजाओ। स्वाति सेकंड, अभय महतो थर्ड, अनन्या फोर्थ, दिव्यांश फिफ्थ, सचिन कुमार आइशो स्पीड सेवंथ, अर्पित एट, नील विंचुरे नाइन्थ, ऋषभ राज 10th, निश्रव 24 नंबर के साथ में। 24 नंबर वाले टॉप बच्चे 20 जो थे। अब अच्छा 24 इनके भी नंबर है, 24 इनके भी, तो ये फर्स्ट कैसे आएगा? उन्होंने टाइम कम लिया। कुंज, काव्य सोनकर, अतिशय जैन, सौम्य शौर्य, किशिका, आफ्ताब, आयुष और आर्यन शाह। ताली हो जाए इन बच्चों के लिए। देखो एक चीज बता रहा हूं, एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है। तो जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उन टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करा करो। जो टॉप के बच्चे आएंगे उन टॉप के बच्चों के लिए कुछ तो दिगराज सर के दिमाग में खिचड़ी चल रही है, ठीक है। चलो, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, देखो एक बार रिकैप करवा रहा हूं। एक बार रिकैप करवा रहा हूं, समझना, ध्यान देना। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक से अपन ने पढ़ा था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स हार जाती है, वीमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, लेकिन लोग उसी को हेट करते थे क्योंकि मानते थे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जिसके चलते जर्मनी के ऊपर बहुत सारे वॉर रिप्रेशंस और पेनल्टीज वगैरह लगी थी, उसको साइन क्यों किया वीमर रिपब्लिक ने। वॉर का इफेक्ट ये था कि लोग एग्रेसिव हो रहे थे, वीमर रिपब्लिक को हेट करते थे, पैसों की कमी थी, और इसी के चलते क्या है कि जो डेमोक्रेसी थी एक फ्रजाइल आइडिया थी। साथ ही साथ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म भी आपको देखने को मिल रहा था कि सोसाइटी में क्या था, जो वीमर रिपब्लिक बनी थी उससे स्पार्टसिस्ट लड़ रही थी, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस थे कि क्योंकि ये वॉर रिप्रेशंस पे नहीं कर पा रहे थे, इनके गोल्ड रिजर्व डिप्लीट हो रहे थे, इनने करेंसी प्रिंट करी, हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ गई। उस हाइपर इन्फ्लेशन से बचाने के लिए किसने मदद करी? यूएस ने मदद करी डेवेस प्लान के थ्रू। लेकिन वो यूएस के द्वारा जो मदद की जा रही थी वो भी बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाई, क्योंकि यूएसए का ही स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, और उसके चलते स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से क्या होता है कि जो मदद जर्मनी की हो रही थी, जर्मनी की मदद भी रुक गई, जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर गया, लोगों की जॉब चले गई, पीपल वर रिड्यूस्ड टू द लेवल ऑफ प्रोलेटराइजेशन, ठीक है, गरीब बन गए थे, लोगों की सेविंग डिसअपियर हो रही थी। और इस पूरी स्थिति में लोगों का जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाला सिस्टम था उससे कॉन्फिडेंस हट गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी समस्याओं का समाधान डेमोक्रेसी नहीं दे पा रही। वीमर रिपब्लिक के अंदर अपने इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 48, रूल बाय डिक्री, ये सारी चीजें क्लियर हुआ। अब इसके बाद में अपन ने देखा था क्या कि इसी के पैरेलल जब आप देखते हो तो हिटलर की भी क्या बोल सकते हैं, हिटलर का भी बैकग्राउंड बन रहा था। हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार से बड़ा नाखुश था। उसने खुद की एक उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी, उसने उसको पार्टी को टेक ओवर करके नाजी पार्टी नाम दिया। उसने 1923 में एक बार प्लान भी किया क्या तख्ता पलट करने का, बट ही वाज अरेस्टेड। लेकिन उसके बाद में फिर वो जब रिलीज हुआ तो इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पीरियड में उसने जो प्रोपेगेंडा चलाया, जो मैनिफेस्टो दिया कि अगर हमारी पार्टी जीतती है नाजी पार्टी, तो उसने प्रॉमिस करा क्या कि वो जर्मन नेशन को स्ट्रांग बनाएगा, सारे इनजस्टिस जो जर्मनी के साथ हुए वो खत्म करेगा, ठीक है, सेफ फ्यूचर फॉर यूथ प्रॉमिस किया उसने प्रॉमिस किया क्या कि मैं अगर पावर में आता हूं तो आई विल मेक द जर्मनी ग्रेट अगेन। और इसी मतलब वो ये था ना, अंधकार में उसने क्या एक दिया जलाया, ठीक है। जब लोग डायरेक्शन लेस थे तो उसने एक डायरेक्शन दिया। और इस केस में क्या है, इस केस में हिटलर की पार्टी को सपोर्ट मिलता है। 1932 में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है। अब पार्टी में पावर में आते थे हिटलर ने क्या किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करना शुरू किया सबसे पहले। तो जैसे ही प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने उसको चांसलरशिप दी, उसने पहले अपने दुश्मनों को बोला चल ए सरक, तो सारे कंजर्वेटिव्स को एक फायर डिग्री के बाद में उसने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन कैंप्स में पहुंचा दिया। एनेबलिंग एक्ट पास करता है 3 मार्च 1933 में, जिसके चलते हिटलर क्या करता है, डिक्टेटरशिप ले आता है, डेमोक्रेसी को खत्म करता है, रूल बाय डिक्री इंश्योर करता है। वो इंश्योर करता है कि कोई उसके अगेंस्ट में आवाज ना उठा पाए, तो स्पेशल पुलिस फोर्सेस वगैरह सेटअप कर देता है। फिर अगर आप देखोगे तो अब क्या है, पावर तो ले ली, लेकिन वो क्या है ना कि कंट्री तो अभी खोखली थी ना, इकोनॉमिक रिकवरी भी तो इंपॉर्टेंट थी। तो हल्मर सैच को वो इकोनॉमिस्ट की तरह अपॉइंट करता है। स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाता है, ठीक है। जर्मन सुपर हाईवेज का कंस्ट्रक्शन होता है, पीपल्स ओन कार वॉक्सवैगन का डेवलपमेंट होता है। अब इससे धीरे धीरे इकोनॉमी काई पे आ रही थी, ट्रैक पे आ रही थी। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर बहुत स्विफ्ट रहा, उसने लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाला, ठीक है, जर्मनी को। उसने जैसे राइनलैंड जो छुड़ा लिया गया था अलाइड पावर्स के द्वारा, तो राइनलैंड पे कब्जा किया वापस से। उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को यूनिफाई कर दिया अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। उसने सुडेनलैंड पे कब्जा किया, और जब उसको ऐसा देख रहा ना कि उंगली पकड़ ली, हाथ पकड़ लो, पूरा हाथ खींच लो, इनको ही खींच लो, तो इसी के चलते क्या है, वो और एग्रेसिव हो रहा था अपनी फॉरेन पॉलिसी पे, और बम गोले बारूद बना रहा था। हल्मर सैच ने उसको वार्न किया कि थम जा भाई, लेकिन उसने बोला नहीं बेबी तू जा, ठीक है। तो हल्मर सैच को निकाल दिया उसने। फिर उसके बाद में क्या है कि हिटलर ने फिर देखा कि और जगह चाहिए, और टेरिटरी चाहिए, और बड़ा करना, पावर करना है,
तो उसने पोलैंड पे हमला कर दिया। और जब हिटलर ने पोलैंड पे हमला करा तो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि पोलैंड पे जैसे हमला किया तो फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया। लड़ाई चल रही थी, लेकिन हिटलर ने क्या सोचा कि इधर रशिया को हराऊंगा, इधर फ्रांस को हराऊंगा, इंग्लैंड को हराऊंगा, सबको हराऊंगा, पापा मैं पापा, इस दुनिया का पापा। और उस चक्कर में क्या हुआ कि हिटलर लपेट लिए गए। तो हिटलर ने जब ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया के साथ वॉर छेड़ दी, तो रशिया भी एग्रेसिवली ईस्टर्न फ्रंट से लड़ रहा था, वेस्टर्न फ्रंट से फ्रांस जर्मनी लड़ रहे थे। लेकिन सिचुएशन तब और बदतर होती है जब हिटलर की मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में यूएसए एंटर कर जाता है। यूएसए क्यों एंटर करता है? क्योंकि जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों भाई थे। कैसे? इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा था ट्राइपार्टाइट एक्ट के चलते, तो एक दूसरे की मदद करते। अब जापान ने क्या करा ना, जापान ने सोते हुए यूएसए को जाके ऐसे कान में गुदगुदी कर दी, मतलब उसके पर्ल हार्बर जो पोर्ट थे उसके ऊपर बम गिरा दिया। यूएसए ने पलट के न्यूक्लियर बम मार दी हिरोशिमा नागासाकी पे, विच मार्क द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। और सेकंड वर्ल्ड वॉर इस तरह से खत्म होता है, जर्मनी खत्म होता है। जो कह सकते हैं एक्सिस पावर जो बनाई थी इन्होंने, ये ट्राइपार्टाइट पैक्ट वाली, ये पावर खत्म होती है। और अब पावर एक तरह से देखते हैं किसके पास आ जाती है, इनके पास आ जाती है, अलाइड पावर्स के पास में। तो ये तो हिटलर की कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकंड वर्ल्ड वॉर तक की थी, ये अपन पढ़ चुके थे। आज अपने को क्या पढ़ना है बाबू? आज अपने को पढ़ना है क्या कि जब हिटलर के टाइम पीरियड में जो जर्मनी बन रहा था, तो जर्मनी क्या बन रहा था, हिटलर की सोच क्या थी। स्टोरी वाला पार्ट हो गया था अपना, आज अपन आइडियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे। समझ में आया यहां तक? स्टोरी वाला पार्ट हो गया था, आज अपन आइडियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे। फायर डिक्री क्या है? एक बार आग लग जाती है, ठीक है, वहां की पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जब आग लग जाती है, फोकस सेट नहीं है क्या? है सेट है। वहां की पार्लियामेंट में जो आग लग जाती है, तो हिटलर बोलता है कि आग दुश्मनों ने लगवाई है, और उसने अपने दुश्मनों को बोल दिया कि देश के दुश्मन नहीं, जो उसको उसके दुश्मन लगते थे वो देश के दुश्मन हो जाते थे। ऐसा सेट है, ठीक है। ब्लर नहीं बेटा, कैमरा फोकस सेट है, चेक कर लिया। ठीक है। रक्षाबंधन कहां बना लिया सर आपने? देखो ऐसा है, तुम हो तो मेरे लिए हर दिन रक्षाबंधन है। मैं मजेदार चीज बताता हूँ, अभी एक इवेंट हुआ था, तो उसमें कुछ बच्चे आए थे, तो उन्होंने राखी बांध दी। अब कितने प्यारे मासूम भोंदू बच्चे हैं, ठीक है। एक ने पहले जिसने बांधी उसने उल्टे हाथ में बांध दी, तो सबने उल्टे हाथ में बांध दी। फिर मैंने भी एक दिन मतलब इवेंट हो गया सारा सब कुछ, क्योंकि वहां इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता ना। फिर उसके बाद में मुझे ध्यान आया और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, इन राखियों को देख के मैं मुस्कुरा रहा हूँ कितने प्यारे बच्चे हैं कि उन्हें ये नहीं सोचा किधर सीधा किधर उल्टा बांधना है, बांधो कहीं बांधो, गले में बांधो सर के आई लव यू ऑल यार, तुम हो ना तो चीजें बहुत आसान रहती है। लव यू ऑल, ठीक है मैंने भी छोड़ी नहीं, फिर मैंने उल्टे में बांधी रखी, ठीक है ठीक है। प्रोपेगेंडा मतलब क्या होता है? प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि जो आपका नैरेटिव है, ठीक है। लीग ऑफ नेशन जैसे यूनाइटेड नेशन था, मतलब यूनाइटेड नेशन अभी है, वैसा कंट्रीज का ग्रुप है लीग ऑफ नेशन, ठीक है। चलो चलो आ जाओ चैप्टर कंप्लीट करें यार द नाजी वर्ल्ड व्यू। अब आइडियोलॉजी पे आए हम कि हिटलर के टाइम पीरियड में जो सोसाइटी थी उसको नाजी सोसाइटी कहा गया। तो नाजी सोसाइटी सोचती कैसी थी, ठीक है, नाजी वर्ल्ड व्यू, फाइन। एक एक दिन सबसे मिलूंगा, चिंता मत करो। द नाजी वर्ल्ड व्यू मेरे लिए एक सरप्राइज इवेंट था, मुझे भी नहीं पता था क्या होना है क्या नहीं, इतना पता था कि इवेंट है। तो उसमें मुझे कुछ बच्चे मिले थे। नाजी वर्ल्ड व्यू, तो नाजी क्राइम्स, ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो नाजी क्राइम्स वर बेस्ड ऑन रेसिस्ट आइडियोलॉजी एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। अगर हम नाजी क्राइम्स की बात करें ना, तो हिटलर के अंडर में जो भी
अत्याचार हुए, गलत हुआ, अन्याय हुआ, तो सारे नाजी क्राइम्स जो हुए, ठीक है, उसको नाजी क्राइम कहा गया। तो दिस नाजी क्राइम वाज बेस्ड ऑन रेसिस्ट आइडियोलॉजी एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। रेसिस्ट आइडियोलॉजी मतलब क्या कि हिटलर है ना नस्लवादी था। नस्लवादी मतलब उसको ऐसा लगता था कि सारे लोग एक समान नहीं है, कुछ लोग सुपीरियर है, कुछ लोग इंफीरियर है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, लोगों के फिजिकल अपीयरेंसेस के हिसाब से, जैसे जिनकी ब्लू आईज हैं, ठीक है, जिनके ब्लॉन्ड हेयर्स हैं, मतलब थोड़े वैसे ब्राउन ब्राउन हेयर है, वो लोग नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोग हैं। रेस होती है ना नस्ल, जैसे चाइना के लोग हैं तो चाइना के लोगों की रेस अलग है, ऐसी आंखें रहती है उनकी। तो क्या हो गया कि ये रेसिज्म है, ठीक है, ये रेसिज्म है। तो आप आदमी की फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से उसको अलग अलग नस्ल में बांट देते हो। तो हिटलर का भी यही मानना था कि देयर इज रेशियल हायरार्की इन वर्ल्ड, ठीक है, इन वर्ल्ड। नाजी वर्ल्ड व्यू समझा रहा हूं, तो हिटलर का मानना था देयर इज रेशियल हायरार्की, सारे लोग समान नहीं है, ठीक है। हिटलर बिलीव दैट देयर इज रेशियल हायरार्की, जो ब्लॉन्ड ब्लू आई नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोग हैं वो टॉप पे हैं, वो सबसे अच्छे लोग हैं, और ज्यूस रेस के जो लोग हैं, ठीक है, ज्यूस पंथ के जो लोग हैं वो लोग क्या है, वो सबसे बॉटम में है। और उसकी हिटलर की कुछ पर्सनल हेट्रेड भी थी। पर्सनल हेट्रेड के मल्टीपल रीजन है। हिटलर को ऐसा लगता था ये वर्ल्ड वॉर 1 में अगर जर्मनी हारा है तो जर्मनी के हार के पीछे जूस लोगों का कारण है, ठीक है। जूस वेर सीन एज द एनिमीज। जूस लोगों को हिटलर क्या देखता था, अपना दुश्मन की तरह देखता था। और जो दूसरी रेसेस थी ना, जैसे मान लो जिप्सीज हो गए, मान लो इंडिया के लोग हो गए, कलर्ड पीपल हो गए, तो ये सारे लोगों को वो बीच में रखता था। सबसे ऊपर नॉर्डिक जर्मन आर्यन वो सबसे अच्छे लोग हैं, और जूस सबसे गंदे लोग हैं हिटलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नॉर्डिक जर्मन आर्यन को सबसे ऊपर रखा, जूस को, ठीक है, सबसे नीचे रखा उसने। रेशियल हायरार्की वाज अ फॉल्स एंड रेसिस्ट बिलीफ यूज्ड बाय नाजीज टू जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेशन। अब क्योंकि ये उसका विचार था, ये उसका मानना था, तो इस मानने के चलते वो क्या करता था, समाज को इसी आधार पर बांट देता था। अब वो क्यों मानता था, तो उसने क्या करा ना, कुछ थ्योरीज को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो ही मिसयूज द आइडिया ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जो है, तो ये नेचुरल साइंटिस्ट थे, तो उन लोगों ने आइडियाज दिए थे। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन की थ्योरीज ये बताती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। मतलब ये एक नेचुरल थ्योरी है कि जब स्पीशीज इवॉल्व हुई तो जो सबसे फिट स्पीशीज रहेगी वो आगे तक जिंदा रह जाएगी, जो अनफिट रहेंगे वो स्पीशीज मरती चली जाएगी। लेकिन इसमें कहीं भी ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ी ना बोला था, समझ में आया? इन साइंटिस्ट ने कहीं भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं बोला था। लेकिन हिटलर ने क्या करा, रेशियल हायरार्की बना दी एक, कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन ऊपर है, ज्यूस नीचे। अब क्योंकि ज्यूस नीचे है तो ज्यूस को मारते चलो। तो उसने अपनी दुनिया बनाई एक विचारधारा की, और उस विचारधारा की दुनिया को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा था। तो ही मिसयूज्ड द आइडियाज ऑफ डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। नाजी रेसिज्म मिसयूज्ड आइडियाज ऑफ डार्विन, ठीक है, इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी जो थी, हर्बर्ट स्पेंसर की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी जो थी, ठीक है, टू जस्टिफाई द डोमिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ओवर द वीक। और उसने बोल दिया कि जो वीक लोग हैं उनके ऊपर तो स्ट्रॉन्ग लोग डोमिनेट करेंगे, वीक लोग ज्यूस वगैरह जो इनको मार दो, हटा दो यहां से, ठीक है। द आर्यन रेस वाज कंसीडर्ड सुपीरियर एंड हैड टू रिमेन प्योर एंड पावरफुल। और इसीलिए दूसरी रेस के साथ में आर्यन रेस के लोग मिक्स ना हो, सिर्फ आर्यन रेस के ही लोग रहे, इस चीज पे फोकस किया गया। ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ लेबेनसेरम। लेबेनसेरम मतलब क्या है, तो हिटलर ने लेबेनसेरम के आइडिया को प्रमोट किया। लेबेनसेरम मतलब लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस मतलब कि जैसे उसने जगह जगह कब्जा करा था ना, जो स्टूडेंट लैंड पे चले गया, ऑस्ट्रिया को मिला लिया अपने साथ, पोलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करी, तो हिटलर को क्या प्रॉपर्टी डीलर था क्या हिटलर की, ज्यादा जमीन रहेगी तो ज्यादा बिल्डिंग बना दूंगा। हिटलर का एक मानना था कि जितनी ज्यादा आपके पास लिविंग स्पेस होगी, मतलब जितना ज्यादा आपके पास में लैंड होगा, उतना ज्यादा आप क्या कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज होंगे। तो हिटलर जो है, तो हिटलर प्रमोटेड लेबेनसेरम्स आइडिया, लिविंग स्पेस के आइडिया को उसने प्रमोट किया। हिटलर प्रमोटेड लेबेनसेरम लिविंग स्पेस आइडिया टू एक्सपैंड जर्मन टेरिटरी। उसका ये मानना था कि जितनी ज्यादा जर्मनी की टेरिटरी होगी, जर्मनी के पास उतना रिसोर्सेज, उतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उतना मिनरल्स, ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप वाज प्लान्ड टू यूनाइट जर्मन्स एंड गेन रिसोर्सेज विद पोलैंड यूज्ड एज द टेस्टिंग ग्राउंड। तो उसने जो हमला किया लेबेनसेरम की आइडियोलॉजी के चलते, जो टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश करी, वो इसी थॉट के साथ करी थी कि ज्यादा टेरिटरी मतलब ज्यादा पावर, और तभी उसने पोलैंड पे कब्जा किया, ठीक है। लेकिन ठीक है, लक ने साथ नहीं दिया, पोलैंड पे कब्जा करने गया, पिट गया, ठीक है, वहां से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो नाजी वर्ल्ड व्यू समझ में आया कि क्या सोचता था हिटलर, रेशियल हायरार्की का आइडिया और लेबेनसेरम का आइडिया। क्लियर हुआ? रेशियल हायरार्की और लेबेनसेरम का आइडिया क्लियर हुआ? बताओ। रेशियल हायरार्की 26 में तो दुनिया खत्म है सर, फिर क्यों पढ़ रहे हैं? और अगर खत्म नहीं हुई तो तुम खत्म हो, सोच लेना बहुत मारेंगे घर वाले। पढ़ लो इसके लिए।
रेशियल हायरार्की मतलब हायरार्की क्या होता है, कोई ऊपर है कोई नीचे फिर कोई नीचे है ऐसा। तो रेशियल हायरार्की के हिसाब से सबसे ऊपर जूस, सबसे ऊपर उसके हिसाब से नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोग थे, जूस को सबसे नीचे रखा उसने। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है? एसएस का मतलब क्या, जैसे स्टॉर्म ट्रूपर्स, ये पुलिस फोर्सेस थे अलग अलग। अब आ जाओ, अब जब कोई आदमी इतना ज्यादा रेस और नस्ल भेद में विश्वास रखता है, डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास रखता है, तो जो देश वो बनाने की सोचेगा, ठीक है, वो व्यक्ति जब एक देश बनाने के बारे में सोचेगा तो वो कैसा देश बनाएगा बताओ? वो व्यक्ति कैसा देश बनाएगा? वो व्यक्ति एक रेशियल स्टेट ही बनाएगा। रेशियल स्टेट मतलब जहां एक रेस के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, बाकी दूसरी नस्ल के लोगों को मारा जाएगा, हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर था कि ही वांटेड टू एस्टैब्लिश द रेशियल स्टेट। क्लियर हो रहा है? हेडिंग समझते चलना। हिटलर जो था, हिटलर रेशियल स्टेट को एस्टैब्लिश करना चाहता था। हिटलर रेशियल स्टेट को एस्टैब्लिश करना चाहता था, और उसी थॉट के साथ में जो नाजी पार्टी थी, नाजी पार्टी एम्ड टू क्रिएट अ प्योर रेशियल कम्युनिटी ऑफ डिजायरेबल जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल। यहां दो टर्म आए हैं, ठीक है, एक डिजायरेबल टर्म आया है और एक टर्म आया है अनडिजायरेबल। अब डिजायरेबल क्या है, अनडिजायरेबल क्या है, ये समझना बहुत अच्छे से। हिटलर क्या चाहता था? हिटलर चाहता था कि वो एक रेशियली सुपीरियर कम्युनिटी बनाए। रेशियली सुपीरियर कम्युनिटी का मतलब क्या है? हिटलर ये चाहता था कि वो एक ऐसी कम्युनिटी बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां पे वो क्या कर पाए, जहां पे वो एक तरह से, आपको क्या समझाऊं मैं, कि एक नस्ल के लोगों से कंट्री बनाना चाहता था जो उसको डिजायरेबल लगते थे। डिजायरेबल मतलब जो हिटलर को पसंद थे, और जो पसंद नहीं थे उन सबको क्या कहेगा हिटलर? अनडिजायरेबल कहेगा। तो नाजी पार्टी जब पावर में आई, तो पावर में आने के बाद में उन्होंने सिस्टमेटिकली क्या है, अंडर द शेडो ऑफ वॉर अपनी रेशियल आइडियोलॉजीज को स्टैब्लिश करना शुरू किया कंट्री में, जिसके चलते क्या है, दे क्रिएटेड अ प्योर रेशियल कम्युनिटी ऑफ डिजायरेबल्स, जिसमें फिजिकली वो लोग जो अनडिजायरेबल थे उन लोगों को एलिमिनेट करना शुरू किया। ठीक है, जो लोग अनडिजायरेबल थे, ठीक है, जिन लोगों को अनडिजायरेबल माना जाता था उन लोगों को उसने जो लोग अनडिजायरेबल थे उन लोगों को एलिमिनेट करना शुरू किया हिटलर ने। कैसे? तो सबसे पहले उसने डिजायरेबल अनडिजायरेबल की एक लिस्ट बनाई। तो जो प्योर हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोग थे, जिनके ब्लॉन्ड हेयर्स थे, ब्राउन ब्राउन कलर के, ठीक है, गोल्डन कलर के, ब्लू आईज थी जिनकी, ठीक है, उनको रेशियली सुपीरियर माना जाता था, और ऐसे ही लोग जर्मनी बनाएंगे, ग्रेट जर्मनी ऐसे लोगों से बनेगा। और बाकी जो दूसरे लोग थे, जैसे ज्यूस लोग जो हो गए, उन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया। ज्यूस वर दी वर्स्ट सफरर्स, ठीक है, या फिर कोई मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड जर्मन है तो उन्हें ऐसा लगता था कि यार ये जो विकलांग जर्मन है ये किस काम करेगा, हमें स्ट्रॉन्ग जर्मन पीपल चाहिए, तो विकलांग लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। जिप्सीज, जो रोमेनिया के लोग थे, रोमा, ठीक है, जिप्सीज हो गए। ब्लैक्स, जो ब्लैक अफ्रीका वगैरह के लोग थे, ब्लैक्स। पोल्स एंड रशियंस, पोलैंड के लोग, रशिया के लोग, जितने भी दूसरी नस्ल के लोग थे, दूसरे बाहर के लोग थे, उन सबको अनडिजायरेबल माना जा रहा था। एनीवन कंसिडर्ड इम्प्योर, एबनॉर्मल और नॉन आर्यन बाय नाजी आइडियोलॉजी वर कंसिडर्ड एज अनडिजायरेबल। ठीक है, जो इम्प्योर माना जाता था, जिसको नॉन आर्यन जो रहते थे, ठीक है, सिर्फ आर्यन लोग होना चाहिए जिससे जर्मनी ग्रेट बने, सारे अनडिजायरेबल्स को उसने एक तरफ एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। तो वाई नाजी हेटेड ज्यूस? अब देखो, हम यहां देख रहे हैं कि जब रेशियल स्टेट स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है हिटलर, तो वो क्या करेगा, वो एक तरह से ज्यूस वगैरह को हेट कर रहा है सबसे ज्यादा। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी सवाल आता है कि ज्यूस ही क्यों? तो देखो, हेट्रेड ऑफ ज्यूस एग्जिस्टेड अर्लियर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब यीशु मसीह को जो उस पे क्रॉस पे जब खड़ा कर दिया गया था ना, तो वो उन्हें कह सकते हैं पीड़ा देने वाले जो लोग थे वो ज्यूस लोग थे। तो एक तो ये जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कंटेक्स्ट चला आ रहा है कि ज्यूस आर कंसिडर्ड एज द किलर ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के किलर माना जाता है उन्हें, तो इसीलिए उनके टुवर्ड्स हेट्रेड थी। ज्यूस वर wrongly stereotyped as the killer of Christ and money lenders, ठीक है, तो उन्हें किलर ऑफ क्राइस्ट की तरह स्टीरियोटाइप किया गया। मनी लेंडर्स माना गया कि ये लोग बहुत है ना पैसा खोर होते हैं। पैसा खोर मतलब इनके पास पैसा बहुत होता है, गरीबों को ब्याज पे पैसा देते हैं और गरीबों से बहुत पैसा वसूलते हैं ज्यूस लोग। ठीक, दे वर नॉट अलाउड
टू ओन लैंड इन मेडिवल टाइम्स। और इसी कारण से क्या है कि ज्यूस, जैसे इजराइल जो है तो ज्यूस लोगों का कंट्री है ना। इजराइल जो है ज्यूस लोगों का कंट्री है। तो मिडिवल टाइम से ही जैसे अगर आप देखोगे तो अलग अलग जगह ज्यूस लोग जो है भटकते रहे, प्रताड़ित होते रहे, यूरोप में प्रताड़ित होते रहे, उन्हें जमीन नहीं रखने दी जाती थी ज्यूस लोगों को। तो दे लिव्ड इन सेपरेट एरियाज कॉल्ड गेटोज, उनके लिए रहने के लिए एक अलग एरियाज बना दिए गए ज्यूस लोगों के लिए, जहां पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती थी, गेटोज। ज्यूस फेस्ड रिपीटेड वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम देयर लैंड्स, ठीक है। तो जो जेरूसलम है, ठीक है, आज भी जैसे अगर आप देखते हो जहाँ विवादित जगह है जो पूरा पैलेस्टाइन और इजराइल वाला जो एरिया है, तो वहां पे आप देखते हो तो ज्यूस कम्युनिटी के जो लोग हैं तो दे फेस्ड रिपीटेड वायलेंस एंड एक्सपल्शन, तो कंटिन्यूस वहां पे वायलेंस होता रहता है, सब कुछ होता रहता है, ठीक। और इसी चीज के चलते नाजी बिलीव दैट ज्यूज कुड नॉट चेंज एंड वांटेड अ कंप्लीट एलिमिनेशन। तो हिटलर को ऐसा लगता था कि ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, मनी लेंडर्स हैं, क्राइस्ट के किलर्स हैं ये वो, तो इनका कंप्लीट एलिमिनेशन ही होना चाहिए। तो हिटलर की पर्सनल डिसलाइकिंग भी थी, मैंने बताया जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हिटलर को लगता था कि ज्यूस लोगों के कारण जर्मनी हारा है, ठीक है। तो सिंस 1933 टू 1938 Jews were terrorized and forced to leave Germany। अब नाजीज पावर में आ गए ना तो डरा रहे थे ज्यूज को कि छोड़ के चले जाओ तो भरता बना देंगे तुम्हारा। फिर क्या हो गया, जैसे 38 के बाद में 39 से वॉर चालू हुई, तो अंडर द शेडो ऑफ वॉर, बाहर तो लड़ाई चल रही है और देश के अंदर लड़ाई के वॉर के नाम पे ज्यूज वर कंसंट्रेटेड इन कैंप्स एंड किल्ड इन गैस चैम्बर्स। तो सारे ज्यूज को एक साथ इकट्ठा करके लाखों लाखों ज्यूज को मारा गया गैस चैम्बर्स में। बाहर वॉर चल रही थी, अंदर सफाई चल रही थी, ज्यूज की मास लेवल पे क्लिंजिंग चल रही थी, मारा जा रहा था उन्हें, ठीक है। तो ये ज्यूज के टुवर्ड्स हेट्रेड का नतीजा है कि नाजिज्म जो है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत डार्क फेज रहा है जहां पे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम हुआ है। क्लियर हुआ। तो रेशियल स्टेट कैसे स्टैब्लिश करना था, तो डिजायरेबल अनडिजायरेबल्स में जो क्लासिफिकेशन किया था। अब इस पूरे कह सकते हैं ना रेशियल मैनिक होने के पीछे का कारण क्या है, मतलब जो हिटलर के दिमाग पे रेस चढ़ गई थी, ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, वो था रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है बताओ, गैस चैम्बर क्या थे, हाँ गैस चैम्बर में बता रहा हूं। तो जैसे ये देखो, ये एक ट्रेन है ना, ये ट्रेन जो आपको ट्रेन देखने को मिल रही है, ठीक है, तो ये यहाँ ये ट्रेन नहीं है, इसमें सारे ज्यूस लोगों को भरा जाता था, भर के ले जाया जाता था, स्पेशली बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप्स होते जहां लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता था। वहां पे जैसे बाथरूम है, बाथरूम में फेक शावर लगाए, ऐसा लगेगा कि बाथरूम में अंदर लाए तो नहलाएंगे हमें, लेकिन उस फेक शावर में से गैस निकलती थी और वो गैस पॉइजनस गैस होती थी, आदमी इनहेल करता था और मर जाता था। तो ऐसे गैस चैम्बर्स बनाए गए थे मारने के लिए ज्यूस लोगों को। चैट पब्लिक क्यों कर दूं, मैं पढ़ रहा हूं ना तुम्हारी चैट, ठीक है। ब्लू आइस हिप्नोटाइज कर दी हिटलर नु। माय गॉड, हिटलर बम फेंकता, उड़ा देता है उनको, ऐसे कुछ है ना, बॉम्ब लग दी तू तो हिटलर बॉम्ब फेंकती तू। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 लोगों के बीच का जो एक एग्रीमेंट रहता है। छुट्टियां चल रही है तो क्लास सुबह हो सकती है क्या, प्लीज रीड माय कमेंट। छुट्टियां, या देखो छुट्टियां भी सब्जेक्टिव है, किसी किसी की चल रही किसी की नहीं चल रही, तो बड़ी दिक्कत होगी इसके लिए। लेट्स गो विद द फ्लो। रेशियल यूटोपिया क्या है, तो जो हिटलर ने रेशियल स्टेट बनाने की बात करी, हिटलर ने जैसे अगर आप देखोगे रेशियल आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, तो हिटलर का यूटोपिया मतलब बोलते ना ड्रीम एक तरह से जो रहता है, तो हिटलर का एक ड्रीम था, ठीक है, और हिटलर का एक फैसिनेशन था। हिटलर बहुत हिटलर जो है तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था रेस को लेकर, ठीक है, और उस रेशियल स्टेट को अचीव करने के लिए, उस रेशियल यूटोपिया को, यूटोपिया मतलब वो चीज जो आपका विजन है, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो रियलिटी से परे है, ठीक है। तो उस रेशियल यूटोपिया को अचीव करने के लिए हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने जिस तरह आप देखेंगे ना तो वॉर और जेनोसाइड जो है दोनों साथ ही साथ चलाए, कि दुनिया वालों को पता ही नहीं चलेगा देश में क्या चल रहा है। क्यों, क्योंकि बाहर दुनिया में युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया था 39 से, 1939 से। तो उस वर्ल्ड वॉर के, तो अंडर दी कंडीशंस, ठीक है, अंडर दी कंडीशंस ऑफ वॉर, ठीक है, अंडर वॉर कंडीशंस नाजीज ट्राइड टू बिल्ड देयर रेशियल यूटोपिया, ठीक है, कि जो चाहते थे ना कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस का कंट्री बने, तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया। और कैसे किया वो एक्सपेरिमेंट, तो जैसे जब उन्होंने पोलैंड पे कब्जा किया ना 1939 में, तो 1939 में पोलैंड में जाते ही पोलैंड को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लैब बना दिया, सारे लोगों को भर भर के ले जाते थे और वहां पे पोलैंड में चैम्बर्स, गैस चैम्बर्स बनाए ऑस्विच वगैरह में, और वहां लोगों को मारा जाता था, ठीक है। तो पोलैंड वाज ऑक्यूपाइड एंड डिवाइडेड बाय नाजी जर्मनी। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था वो जर्मनी में जोड़ दिया, ऊपर का नॉर्थ का और वेस्ट वाला पार्ट जो जर्मनी से लगा हुआ था वो जर्मनी के साथ मिला लिया, ठीक है।
और जो वहां जो पोल्स लोग रह रहे थे, जो पोलैंड के लोग रह रहे थे, तो उनको उनके घरों से निकाल दिया गया, बोल दिया चलो हिटलर आला रे आला, हिटलर आला, ठीक है। इन सब लोगों को बाहर निकाल दिया पोलैंड पे कब्जा करने के बाद में। देयर प्रॉपर्टीज वर गिवन टू द एथनिक जर्मन ब्रॉट फ्रॉम द ऑक्यूपाइड एरियाज। तो बाकी दूसरी जगह पे जो जर्मन लोग आए थे, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन, उन लोगों को इन पोलैंड के लोगों की प्रॉपर्टी छुड़ा के दे दिए, ठीक है। रिमेनिंग पोल्स वर सेंट टू द जनरल गवर्नमेंट मेंट फॉर ऑल अनडिजायरेबल। तो बाकी जो आर्यन रेस के लोग नहीं थे, उन सारे लोगों को जनरल गवर्नमेंट के अंदर में डाल दिया। जनरल गवर्नमेंट क्या है? तो एक कॉमन गवर्नमेंट बना दी जिसके अंदर में सारे अनडिजायरेबल लोग आ गए। तो जूस भी वही है, जिप्सीज भी वही है, पोल्स भी वही है, रशियंस भी वही है। उन सारे लोगों को उस एरिया में रख दिया। अब वहां रख के कोई इनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वहां इनको क्या मिलना है? पनिशमेंट ही मिलना है। तो जो पॉलिश इंटेलेक्चुअल्स थे, दे वर किल्ड टू वीकन द नेशन। तो जो सोचने वाले समझदार लोग थे पोलैंड के, उन सारे लोगों को मार दिया कि कोई इनका लीडर ना बन पाए, ठीक है, कोई इनका लीडर ना बन पाए। पॉलिश चिल्ड्रन विथ आर्यन फीचर्स वर टेकन फ्रॉम द पेरेंट्स। तो ऐसा देखा जाता, छोटे बच्चे हैं और नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के हैं, तो उन बच्चों को छुड़ा लिया जाता था और उन बच्चों को उन फैमिलीज को दे दिया जाता था, जर्मन फैमिलीज को जिनके घर में बच्चे नहीं थे, कि अच्छी रेस का बच्चा है, इसको तुम पाल लो, ऐसा। दोज हु फेल्ड वर सेंट टू ऑर्फनेजेस। और वो बच्चे जो आर्यन रेस के नहीं थे, उन बच्चों को ऑर्फनेजेस में, अनाथालय में पहुंचा दिया जाता था, और वो बच्चे वहां पे बेचारे अनाथालय में मर जाते थे, ठीक है। द जनरल गवर्नमेंट हैड मेजर गेटोज एंड गैस चैम्बर्स। तो ये जो जनरल गवर्नमेंट के अंदर में सारे अनडिजायरेबल्स को रखा गया था, उनके पास में बहुत सारे गैस चैम्बर्स थे, गेटोज थे। गेटोज मतलब कॉमन एरियाज जहां पे सेपरेट करके लोगों को रखा जा रहा था। और वहां पे स्लोली ग्रेजुअली क्या है, इट बिकेम मेन किलिंग ग्राउंड फॉर ज्यूज। और वहां फिर क्या है, फिर जन संहार हुआ है, मैसेकर हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, लोगों को मारा है, बड़े स्केल पे मारा है। और व्हाट वर द स्टेप्स टू डेथ? तो सबसे पहले तो क्या है ना, 1933 से 39 तक क्या है, ये बोला जा रहा था कि कंट्री छोड़ के जाओ, तुम्हारे कोई राइट्स नहीं है। कंट्री छोड़ के जाओ, तुम्हारे कोई राइट्स नहीं है, तुम एज ए सिटीजन रह नहीं सकते हो हमारे साथ में। तो पहले तो ये चला। फिर जब वॉर शुरू हो गई तो 2-3 साल, जैसे अगर आप देखोगे तो 2-3 साल तक जब वॉर चल रही थी, तो वॉर में गेटोइजेशन होता है, मतलब उनको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। यू हैव नो राइट्स टू लिव अमंग अस। तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, तुम अलग रहो, तुम्हारे लिए एक अलग एरिया बना दिया। और उस अलग एरिया में क्या हो रहा है, एनिहिलेशन फ्रॉम 1941 ऑनवर्ड्स। एनिहिलेशन मतलब मारना, ठीक है। तो यू हैव नो राइट्स टू लिव। तो पहले तो क्या था कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग एज सिटीजन, कि तुम जर्मनी के सिटीजन नहीं रह सकते हो। फिर बोल दिया तुम जर्मनी में ही नहीं रह सकते हो, जर्मनी में बाहर हो जाओ, तुम जर्मनी नहीं कहलाओगे। और फिर ये बोल दिया तुम रह ही नहीं सकते हो। तो जो लोग छोड़ के नहीं गए जर्मनी, वो बेचारे एक तरह से देखोगे तो मौत को आहुति दे दिए गए। आइंस्टाइन के बारे में सुना है? अल्बर्ट आइंस्टाइन भी जर्मनी छोड़ के भाग गए थे जब उनको पता लगा था हिटलर जैसा सन के आदमी आ रहा है, ही वाज अ ज्यू, ठीक है। तो ही वाज अ ज्यू, तो उन्होंने सोचा कि अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? शैलेश बेटा ब्लॉक कर दूंगा, क्यों स्पैम कर रहे हो? हिटलर को चांसलरशिप क्यों दी अगर उसका बैकग्राउंड ऐसा था तो? अरे बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, हिटलर प्रॉपर जीत के आया था भाई। मैंने बताया ना कि 1933 के 32 के इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? 1932 के इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, थक गया मैं थोड़ा यार, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी 32 में? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 1932 में नाजी पार्टी थी। वेरी गुड। तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी पार्टी की तो सरकार बनेगी ना। समझे कि नहीं समझे? कैन बी कंपेयर गेटोस टू सोशल एक्सक्लूजन? यस यस यस, टाइप ऑफ, सही जा रहे हो। गेटोस एक तरह से सोशल एक्सक्लूजन है कि उनको बाहर कर दिया, अलग अलग है हम, ऐसा। टेस्ट ऐप पे होता है तुम्हारा संडे संडे, ठीक है। अरे अभी तो क्या है ना, सबके रिलेशन सबके अच्छे हैं। देयर आर नो फ्री लंचेस इन इंटरनेशनल रिलेशन। एक चीज बता रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी रिलेशन परमानेंट नहीं होता, नथिंग इज परमानेंट। एक समय पे आप देखोगे ना, एक समय पे फ्रांस और ब्रिटेन जो है, 9th में पढ़ के आओ ना तुम, कि ब्रिटेन जो है, तो ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई चल रही थी, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर। अब 9th में तो हो चैप्टर 1 में, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर जो थी फ्रांस की ब्रिटेन के साथ में, तो उससे उसकी तिजोरी खाली हो गई थी। फिर क्या है, वो लंबे समय की वॉर भूल के जब उनको जर्मनी मार रहा था तो दोनों दोस्त बन गए। दोनों बोल रहे थे आओ दोस्त साथ मिलकर दुख बांटे, मैं दरवाजा लगाता हूँ तुम उसमें उंगली फंसाना, ठीक है। तो दोनों की अच्छी पिटाई हो रही थी, तो तब दोनों साथ आ गए वर्ल्ड वॉर 1 में।
जब उनको देखा कि उनका कॉमन एनिमी ज्यादा बड़ा है उनसे। तो समझ गए? आ जाओ, क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू द नाजीज विच पीपल वर टू बी रिगार्डेड एज डिजायरेबल, डिजायरेबल कौन था बताओ? बोल दे रहा हूं, प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक, नोमैडिक नहीं है, NO, Nordic Aryans, German soldiers who helped in territorial expansion, German police of different types, all of the above। बताओ कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। डिजायरेबल कौन थे? बताइए बताइए बताइए। 15 के बाद भी टेस्ट आएंगे। यस 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 यस, टेस्ट कंटिन्यूसली आते रहेंगे तुम्हारे बाबू। पोल दे दिया, सेलेक्ट करो। पोलैंड को लेने में हार गया था ना, तो फिर उसने ऑक्यूपाई कैसे किया? नहीं, पोलैंड में घुस गया था और उसी पोलैंड को फिर आजाद करने के लिए क्या है ना, ये लोग लड़ रहे थे, फ्रांस और ब्रिटेन। पोलैंड तो बेचारा क्या है ना, तुम अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि पोलैंड कितनी बार नक्शे पे आता है, गायब हो जाता है, फिर पोलैंड बनाते हैं, फिर गायब हो जाता है। ऐसा चलता रहता है पोलैंड का। ठीक है, क्रिश का गाना सुना दो, क्रिश वाला गाना सुनेगा। चलो बताओ। ठीक है, 3 2 1 टाइम अप। 59% बच्चों ने सही आंसर दिया। प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन जो था ये डिजायरेबल कंसीडर किए जा रहे थे। ठीक है, आ जाओ। अब देखो क्या है, तो अपन आइडियोलॉजी पढ़ लिया अपन ने। नाजी आइडियोलॉजी क्या थी? रेशियल हायरार्की, रेशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कैसे किया। अब हिटलर ने है ना यूथ और विमेन इन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस दिए उसके टाइम पीरियड में। हिटलर ने यूथ और विमेन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो हम वही देख रहे हैं, यूथ इन नाजी जर्मनी। तो जो नाजी जर्मनी था, उस नाजी जर्मनी में यूथ की क्या पोजीशन थी, यूथ को कैसे ट्रीट किया जाता था, वो चीज समझते हैं। देखो, तो हिटलर बिलीव्ड दैट कंट्रोलिंग एंड एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद नाजी आइडियोलॉजी बोथ इन एंड आउट ऑफ स्कूल वाज एसेंशियल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी। ठीक है, हिटलर का यह मानना था कि आज के जो बच्चे हैं कल को यही बड़े होंगे, और आज के जो बच्चे जब कल को यही बड़े होंगे तो इन बच्चों को अगर अपन ने कंट्रोल कर लिया तो अपन ने सबको कंट्रोल कर लिया, अपन जीत गए। समझ में आया? तो हिटलर ने इसीलिए क्या किया, हिटलर फोकस्ड अ लॉट ऑन द यूथ इन नाजी जर्मनी। तो उसने यूथ को ट्रेन करने के लिए, एजुकेट करने के लिए एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले क्या है, बच्चे कहां मिलेंगे आपको? बच्चे कहां मिलेंगे? बच्चे मिलेंगे स्कूल में, है ना, बच्चे मिलेंगे स्कूल में। तो जैसे अगर आप देखोगे तो व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ स्कूल्स इन नाजी जर्मनी, तो अगर स्कूल्स को देखा जाए तो स्कूल्स अंडर नाजीज्म अगर आप देखोगे तो ऑल स्कूल्स वर क्लिंज्ड एंड प्यूरिफाइड बाय नाजीज। ठीक है, तो जितने भी स्कूल्स थे उन स्कूल्स को क्या किया, जो नाजीज थे उन लोगों ने स्कूल्स की क्लीनिंग कर दी एक तरह से, साफ सफाई नहीं। स्कूल्स के अंदर जितने भी अनडिजायरेबल बच्चे थे ना उनको टारगेट किया, आइडेंटिफाई किया, और फिर उन बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू करा। और स्कूल के अंदर जो डिजायरेबल बच्चे पढ़ रहे थे ना, जिनको वो चाहते थे, उन बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जाता था, उनको स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता था रेशियल साइंस। उनको स्कूल से सिखाना शुरू कर दिया, क्या स्कूल्स की टेक्स्ट बुक्स बदल दी कि स्कूल से उनको सिखाना शुरू कर दिया कि आर्यन रेस के लोग अच्छे होते हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यन अच्छे हैं, ज्यूज खराब होते हैं। ठीक है, रेशियल हायरार्की होती है, तुम सुपीरियर हो, ये इंफीरियर है। तो इस तरह से क्या है ना, जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे मैं बेसिक चैम्बर्स बताऊं तो ये रेशियल साइंस पढ़ाया जाता था। ठीक है, स्कूल्स को सेपरेट किया जाता था। जैसे आप देख रहे हो तो ये ज्यूस टीचर और बच्चे जो है तो उनके ऊपर ये सब हंस रहे हैं, ऐसे कार्टून्स वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, ज्यूस और पॉलिटिकली अनरिलायबल टीचर्स वर डिसमिस्ड। तो ऐसे टीचर्स जो बोलते थे कि नहीं नहीं हमारी गवर्नमेंट गलत कर रही है, या फिर ऐसे टीचर जो ज्यूस थे तो उन लोगों को हटा दिया जाता था स्कूल से। चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट और प्ले टुगेदर। जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, जैसे ज्यू हो गए, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, जिप्सीज हो गए,
दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल्स, तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी नाजी स्कूलिंग। तो नाजी स्कूलिंग में क्या हो रहा था? नाजी स्कूलिंग में स्ट्रिक्ट रेशियल सेपरेशन हो रहा था। 1940s these children were sent to the gas chambers। और जब आपने बच्चों के अंदर हेट्रेड पैदा कर दी, बच्चों को आपने छाट दिया, तो जिन बच्चों को आपने सेपरेट किया था, ज्यूस को और अनडिजायरेबल्स को, उन सबको आपने क्या कर दिया? गैस चैम्बर्स में पहुंचा दिया और मार दिया। फाइन। तो इस तरह से आप नाजी स्कूलिंग को अगर आप समझोगे तो वो नाजी स्कूलिंग बहुत स्ट्रिक्टली रेशियल लाइंस पर दी जा रही थी। फिर क्या है? नाजी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ जर्मन चिल्ड्रन। अब जो बच्चे थे और तो उनको पूरा एक नाजी आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग से गुजरना होता था। कैसे? तो गुड जर्मन चिल्ड्रन अंडरवेंट नाजी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन के बच्चे थे, ठीक है, रेस के बच्चे थे, उनको नाजी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पे उनकी किताबें वगैरह सब बदल दी गई थी और उनको रेशियल साइंस पढ़ाया जा रहा था। Jewish stereotypes spread in all subjects, even in maths। ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना, मैथ्स में एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं कि दिगराज नाम का एक लड़का है, और दिगराज नाम का एक लड़का जो है तो सुबह जल्दी नहीं उठता था, उसे स्कूल 7 बजे जाना था और वो 8 बजे उठता है, तो बताओ कितना लेट उठा। ऐसे एग्जाम्पल मैथ्स में दिए जा रहे थे, जिन एग्जाम्पल्स में क्या है, जिन एग्जाम्पल्स में आपको देखने को क्या मिलता है, जिन एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिलता है कि कुल मिला के मैथ्स के न्यूमेरिकल के थ्रू दिगराज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, समझ रहे हो? तो जैसे वो ये इस तरह से टेक्स्ट बुक को रीराइट किया जाता था। कि एग्जांपल देता हूं कि फिजिक्स में ऐसे न्यूमेरिकल डाले जाएंगे, एक जीव व्यक्ति अगर इस स्पीड से गाड़ी चला रहा है और इतनी स्पीड पे ब्रेक लगाया, तो बताओ गाड़ी किस स्पीड से चल रही थी, किस स्पीड से रुकी है? गाड़ी चलाने वाला वो है, ठीक है। लेकिन बच्चों को जीव के एग्जांपल से पढ़ाया जाता था कि जहां पे नेगेटिव इमेज उनकी पोर्ट्रे किया जा सके, नेगेटिव एग्जांपल्स में उनको सेट किया जा सके, ठीक है। तो ऐसे जीविश स्टीरियोटाइप्स वगैरह बनाए जा रहे थे। चिल्ड्रन टॉट टू ओबे नाजीज, ठीक है, हेट ज्यूस एंड आइडियलाइज हिटलर। बच्चों को बचपन से बताया जाता था स्कूल्स वगैरह में कि आपको क्या करना है? हिटलर को आइडियलाइज करना है, कि हिटलर तो मसीहा है, भगवान है, हिटलर ने जो किया हमारे देश के लिए। देखो वही बता रहा हूं मैं, अभी एक वो डिबेट हुई थी ना डज गॉड एग्जिस्ट वाली में, उसमें एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था जो जावेद साहब थे उन्होंने। तो मौलवी जी ने कहा क्या कि मेजोरिटी जो करती है सही होता है। तो जर्मनी में मेजोरिटी लोगों ने हिटलर को पसंद किया था, तो क्या मेजोरिटी लोग ने सही किया? नहीं। आया समझ में? तो मेजोरिटी हमेशा सही करेगी गारंटी नहीं होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि माहौल ऐसा बन गया था कि सभी लोगों को ऐसा लग रहा था और ऐसा फील करवाया जा रहा था कि हिटलर सही है, लेकिन एक्चुअली में हिटलर सही था क्या? एक्चुअली में हिटलर नहीं सही था, ठीक है, एक्चुअली में हिटलर नहीं सही था। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई। तो ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह दिए जाते थे बच्चों को जिससे वायलेंस और टफनेस आए, ठीक है। बॉक्सिंग मेड देम स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव। तो यही आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जा रही थी कि बच्चे जो एग्रेसिव रहे, ठीक है, बदला लेने के लिए आतुर रहे, आर्मी में जाए, हिटलर को ऑबे करें, डेमोक्रेसी को गलत ठहराए, डिक्टेटरशिप को सही बताए। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। जैसे तो जो बच्चे 10 साल के होते थे उनको जंग वॉल ज्वाइन करना होता था। जंग वॉल की एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो बच्चे 10 साल की उम्र में ज्वाइन करते थे, फिर 10 से 14 साल तक वहां पे वो रहते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी, फिर वो हिटलर यूथ करके एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते थे, है ना। तो बॉयज ज्वाइंड एट द एज ऑफ 14। दे वर टॉट टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई वायलेंस, हेट ज्यूस एंड अनडिजायरेबल्स। तो ये उनको सिखाया जाता था। फिर क्या है? आफ्टर ट्रेनिंग दे ज्वाइंड लेबर सर्विसेज एट 18। फिर 18 साल के बाद में क्या है, मतलब 18 साल के जब हो जाते थे, 14 से 18 हिटलर यूथ वाली ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उनको क्या है, लेबर सर्विसेज ज्वाइन करना होती थी, एंड देन आर्म्ड फोर्सेस। हिटलर यूथ फाउंडेड इन 1922, रीनेम्ड इन 1926, ठीक है। तो इस तरह से हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हिटलर ने, जिसमें वो बच्चों को कच्ची मिट्टी को शेप दे पाए, ठीक है। ऑल अदर यूथ ग्रुप्स वर डिसॉल्व्ड एंड बैन टू यूनिफाई नाजी कंट्रोल। बाकी जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन सबको बैन करके क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी डोमिनेट करेगी। समझ में आया? तो यूथ इन नाजी जर्मनी में ध्यान रखना आपको कि स्कूलिंग सिस्टम क्या था, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग कैसी दी जा रही थी, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का क्या स्टेटस था। क्लियर है? बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, बताओ। कृष्णा, डाउट सॉल्विंग भी होगा बेटा, चिंता ना करो।
शुरू कब से हुआ है? 8 बजे क्लास रहती है, 8 बजे शुरू होगा। क्लियर है? कोई ज्यू हो पर दिखता नॉर्डिक आर्यन हो तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग थी। जैसे जो ज्यू कम्युनिटी के लोग थे उनके काले बाल होते थे, ठीक है, तो ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से आइडेंटिफाई किया जाता था। अब आते हैं क्या, दी नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। जैसे मैंने बताया कि हिटलर क्या ना, दो ग्रुप पे हिटलर बहुत ज्यादा फोकस था, एक यूथ पे और एक विमेन पे। विमेन पे क्यों था? तो हिटलर का मानना था कि विमेन आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज जर्मनी। क्यों? क्योंकि विमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की, कि विमेन ही क्या करेगी, उसको नाजी बच्चे देगी। मतलब नॉर्डिक जर्मन आर्यन, प्योर आर्यन रेस के बच्चे कौन देगा? हिटलर खुद थोड़ी ना बच्चे पैदा कर देगा, ठीक है। बच्चे जो पैदा होंगे तो वो हिटलर को कौन देगा? विमेन ऑफ जर्मनी देगी। तो हिटलर विमेन को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन देता था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था कि प्योर रेस को अगर कोई बियर करेगा, ब्रीड करेगा, तो वो कौन है? वहां की जर्मनी की महिला है। तो नाजीज टॉट बॉयज टू बी एग्रेसिव एंड गर्ल्स टू बी मदर ऑफ प्योर आर्यन चिल्ड्रन। समझ में आ गया? लड़कियों के लिए उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बना दिया था कि ऐसा नहीं है, लड़कियों से ये नहीं बोला कि टीचर बनो, पायलट बनो, कलेक्टर बनो, मां बनो, ठीक है। ये गर्ल्स को ये सिखाया जा रहा था वहां पे। मतलब एक तरह से गर्ल्स वर टू मेंटेन रेशियल प्यूरिटी, रन होम्स एंड टीच नाजी वैल्यूज। तो लड़कियों का एक ही जिम्मेदारी है कि घर चलाना है, बच्चों को अच्छी टीचिंग देना है, ठीक है, नाजी वैल्यूज को अपहोल्ड करके रखना है। इस तरह की आइडियोलॉजी दे दी गई है, ठीक है। तो विमेन विद रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन रिसीव्स अवार्ड एंड प्रिविलेजेस। हाँ, दो चीजें हैं। और अगर आप ये बात नहीं मानोगे तो जो विमेन अनडिजायरेबल बच्चे पैदा करेगी, किसी दूसरी रेस के व्यक्ति के साथ में संबंध बनाएगी, शादी करेगी, प्रेम प्रसंग रचाएगी, तो उस महिला को पनिश किया जाता था, उनके बाल काट दिए जाते थे, चेहरा काला कर दिया जाता था, ठीक है। तो विमेन विद रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश। तो वो महिलाएं जो रेशियली अनडिजायरेबल बच्चे प्रोड्यूस करेंगी उनको पनिश किया जाता था, और वो विमेन जो रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेगी उन्हें अवार्ड दिए जाते थे, ठीक है। ऑनर क्रॉसेस दिए जाते थे। जिन महिलाओं ने 4 बच्चे पैदा किए उनको ब्रॉन्ज, जिनने 6 उनको सिल्वर, और जिनने 8 से ज्यादा बच्चे पैदा किए उन महिलाओं को 8 गोल्ड मेडल दिए जाते, मतलब 8 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो गोल्ड ब्रॉन्ज दिया जाता था। और इन ब्रॉन्ज पे, इन बैचेस पे क्या रहता था? आपको मूवी टिकट में, शॉपिंग मॉल्स में डिस्काउंट मिल जाता था। मतलब बच्चे पैदा करो रेशियली डिजायरेबल, ठीक है, बच्चे पैदा करो, ये मानना था हिटलर का। आर्यन वुमेन हु ब्रोक रूल्स और एसोसिएटेड विद ज्यूज, पोल्स, रशियंस वर पब्लिकली ह्यूमिलेटेड, जेल्ड एंड लॉस्ट फैमिली ऑनर, ठीक है। तो जो महिलाएं लेकिन इस कोड ऑफ कंडक्ट से डेविएट होती थी, भटक जाती थी ना, उन महिलाओं को पनिश किया जाता था, उन महिलाओं को क्या सुनाई जाती थी? सजा सुनाई जाती थी। तो ये सिस्टम चल रहा था। क्लियर हुआ? विमेन का सेगमेंट समझ में आया? देखो, विमेन और यूथ पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आर्यन का बर्थ ज्यूज फैमिली में हो तो, अब कैसी बात कर रहा है? घोड़ों के घर में कभी गधा पैदा होगा क्या? है? या तुम सोचो कि भैंस को कभी गाय का बच्चा पैदा होगा क्या? आर्यन का जन्म वहां कैसे हो जाएगा ज्यूज क्या? ठीक है। जो सोल्जर्स वॉर वगैरह की वजह से फिजिकली, हाँ ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, अभी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में आएगा। तो अनडिजायरेबल में कौन आएंगे? वो लोग भी आएंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और ये सारे लोग। तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड और ये सारे लोग हैं, उन लोगों को भी क्या कर दिया जाता पता है? उन लोगों को भी मार दिया जाता था। और मारा जाता था क्या बोल के? कि हम तो इन्हें इच्छा मृत्यु दे रहे हैं, मतलब हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो पुण्य का काम करेंगे, इच्छा मृत्यु दे रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से क्या किया जाता था? इस तरह से क्या किया जाता था? ऐसा नैरेटिव चलाया जाता था कि गलत करने वाले को गलत ही नहीं लगता था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो, मैं अगेन किसी को जज नहीं कर रहा हूं। वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। अगर दुनिया में नॉन वेज खाने वाले बंद हो जाएंगे ना, तो जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस बना हुआ है, सब अपनी अपनी प्रेफरेंसेस, अपना अपना कल्चर है, खा रहे हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। जैसे नॉनवेज खाने वाले क्या बोलेंगे अगर, कि यार नॉनवेज खा रहे हो, आप नॉनवेज खाते हो, किसी को मार के खा रहे हो, ठीक है, किसी को मार के खा रहे हो, उसका दर्द होगा, उसके परिवार का दर्द होगा, मृत्यु कर रहे हो आप, तो बड़ा बुरा लगेगा ना, दया आ जाएगी कि यार किसी की मृत्यु करके आप उसके खा रहे हो, बुरा लग रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं क्या, कि तुम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हो, तुम इस धरती को बचा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम जब एक कह सकते हैं नॉनवेज खाने वाले, जैसे क्या खाते हैं नॉनवेज खाने वाले, मान लो वो खाते हैं, वो टर्की खाते हैं, या फिर एक हेन खाते हैं, मुर्गी खाते हैं। तो तुम जब एक मुर्गी को मार रहे हो, तो तुम इस दुनिया को बचा रहे हो। अगर मुर्गी नहीं मारोगे तो इस दुनिया में कितनी मुर्गियां हो जाएगी।
तो तुमने दुनिया को बचाने का काम किया, शाबाश मुर्गी खाओ। तो क्या हो गया, मैंने नैरेटिव ही चेंज कर दिया, समझे, मैंने नैरेटिव ही चेंज कर दिया। समझ में आई मेरी बात? तो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा वही है। हिटलर ने बहुत गलत काम किए, ज्यूस को मारा, अनडिजायरेबल डिजायरेबल वो बना, रेशियल स्टेट के चलते बच्चों को मार दिया, फिजिकली इनकेपेबल लोगों को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसके सिर पे वो रेशियल यूटोपिया चढ़ गया था कि मुझे तो नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस का देश बनाना है। लेकिन ये सब जब वो कर रहा था और लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, तो लोग गधे थे क्या? जी हाँ, लोग गधे थे। कैसे गधे थे? क्योंकि लोगों को उसने अपने प्रोपेगेंडा में फंसा लिया था। अगेन कुछ बच्चे सोचेंगे प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा मतलब क्या, आपने क्या नैरेटिव बताया। जैसे बोला ना कि मैंने जैसे आपसे बोला क्या कि यार इसको मार देते हैं, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर, मारना तो गलत बात है। आपके बोले नहीं, इसको मार दोगे उसको मुक्ति मिल जाएगी, समझा? इसको मार दोगे उसको मुक्ति मिल जाएगी, तो आप बोलोगे हाँ सर पुण्य का काम है, मार दूं। तो केस क्या है ना कि आप किस तरह से नैरेटिव बैठा रहे हो। तो हिटलर ने भी वही किया। तो नाजीज जो थे तो दे मैनिपुलेटेड लैंग्वेज टू हाइड द ट्रूथ ऑफ किलिंग्स। लोगों को मार रहे हैं लेकिन उसको मारना कभी नहीं बोला उन्होंने। कभी डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा कि वी आर गोइंग टू किल देम। उन्होंने हमेशा क्या लिखा, ऐसे वर्ड यूज किए जैसे हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे ज्यूस को। तो आम जनता को लगता होगा अरे अच्छा इनको ले जा रहे हैं, इनका स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, इनके लिए अलग देश बना देंगे, शायद अलग एरिया बना देंगे कुछ। समझे? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ठीक है, समझ में मेरी बात? ऐसा कुछ। तो स्पेशल ट्रीटमेंट की बात हुई। फाइनल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। फाइनल सोल्यूशन फॉर द ज्यूस। तो कहीं भी किलिंग वर्ड यूज नहीं किया। तो नाजीज जो थे तो दे मैनिपुलेटेड लैंग्वेज टू हाइड द ट्रूथ ऑफ किलिंग्स। फाइन। यूथेनेशिया वर्ड यूज किया गया फॉर द डिसेबल्ड। जो डिसेबल्ड पीपल है उनको जब मार रहे थे, तो डिसेबल्ड पीपल को मारने के लिए डिसेबल्ड पीपल को मारने के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? यूथेनेशिया। यूथेनेशिया समझते हो? यूथेनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु। तो अधिकतर इच्छा मृत्यु किसको दी जाती है? जो बहुत परेशान है बिस्तर पे साल भर से, जो पीड़ा हो रही है, जिससे सहन नहीं हो रही है और जिंदा बचने की कोई चांस है नहीं, तो फिर उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है कि वो शांति से मुक्ति पा सके, है ना? उसको यूथेनेशिया बोलते हैं, इच्छा मृत्यु बोलते हैं। लेकिन आप जैसे देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि डिसेबल्ड लोग हैं, वो नहीं मरना चाहते, वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम विकलांग ही जी लेंगे। लेकिन इनका क्या था, अरे लाओ तुम्हें इच्छा मृत्यु दे दे, लाओ मार दे। तो इच्छा मृत्यु नाम दे दिया गया और मार दिया गया डिसेबल्ड पीपल को। ठीक है। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन एरियाज, ऐसे वर्ड यूज किए गए गैस चैम्बर्स के लिए। गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड एज डिसइंफेक्शन एरियाज। ठीक है। एंड डिस्गाइज्ड एज शॉवर। ठीक है, डिस्प्लेड होगा यहाँ। ठीक है, एंड डिस्प्लेड एज शॉवर्स। तो मैंने बताया ना कि गैस चैम्बर ऐसे बाथरूम टाइप बना दिया जाता है जिसमें एक शॉवर लगा रहता था। तो लोगों को लगता था ये तो बाथरूम है, और शॉवर में से पानी नहीं आता था, जहरीली गैस आती थी। ठीक है। फिर मीडिया वगैरह का इस्तेमाल किया, ऐसी फिल्म्स बनाई गई, ऐसे रेडियो वो यूज किए गए। ठीक है। इस प्रकार के पोस्टर्स वगैरह, स्लोगन्स वगैरह, लीफलेट्स वगैरह यूज किए गए, जिसके चलते हिटलर और नाजीज क्या बताना चाहते थे? दे वांटेड टू स्प्रेड नाजी आइडियाज वर्ल्ड व्यू। ठीक है। तो जैसे आप देखते हो ना, मूवीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज में किसी भी चीज को। सिनेमा जो होती है वो समाज का आईना होती है। जिस तरह का समाज होगा उस तरह की सिनेमा बनेगी, और कभी कभी सिनेमा के थ्रू समाज को आईना भी दिखाया जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा था कि मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए, गवर्नमेंट अपनी वाहवाही करने के लिए। देखो तुम कनेक्ट करते चलना, गवर्नमेंट अपनी वाहवाही करने के लिए ऐसी पिक्चरें बनवाती है जिसमें गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, ऐसा दिखाया जाता है कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी वाहवाही करवाने के लिए ऐसी पिक्चरें बनाती है और दिखाती है कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। ठीक है। तो ऐसे मीडिया का, रेडियो का, पोस्टर्स का, स्लोगन्स का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ये पोस्टर क्या बता रहा है? ये पोस्टर ये बता रहा है कि इट आस्क्स वर्कर्स टू वोट फॉर हिटलर द फ्रंटलाइन सोल्जर। ठीक है। तो ये वर्कर्स वगैरह दिखाए गए और वर्कर्स वगैरह बताया गया कि हिटलर के सपोर्टर है। तो सोल्जर्स को ये अपील की जा रही थी क्या कि हिटलर को सपोर्ट करो, हिटलर तुम्हारे देश को महान बनाएगा, ऐसा। एनिमीज ऑफ जर्मन्स, जिनको जर्मन्स का एनिमी माना गया, जैसे ज्यूज, सोशलिस्ट, लिबरल्स, दे वर स्टीरियोटाइप, मॉक्ड एंड डीह्यूमनाइज्ड। ठीक है। तो उनको स्टीरियोटिपिकल तरीके से ऐसा बोला जाता था कि ये तो खराब लोग हैं, गंदे लोग हैं। जैसे बताया ना, मनी लेंडर्स हैं, यूशरर्स। ठीक है। ज्यूज वर कॉल्ड वर्मिन, रैट, पेस्ट एंड देयर मूवमेंट वर कंपेयर्ड टू द रोडेंट्स। ठीक है। उनको कीड़े मकोड़े की तरह इस्तेमाल किया गया। ज्यूज को बोला गया देखो ये चलते हैं तो कैसे चलते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह चलते हैं। ठीक। प्रोपेगेंडा फिल्म्स, जैसे जो इटर्नल जू करके एक पिक्चर बनाई जिसमें ये बताएगा कि जू लोग कितने गंदे होते हैं। दिस क्रिएटेड हेट्रेड फॉर ज्यूज। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया ताकि गलत करे और लोगों को गलत लगे भी ना, लोगों को लगे जो हो रहा है सही हो रहा है, ऐसा नैरेटिव बना दिया गया। नाजीज अपील टू ऑल सोशल ग्रुप्स क्लेमिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व द पीपल्स प्रॉब्लम।
ऐसा बताया गया कि कितनी भी समस्याओं, उन सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है, वो क्या है, वो नाजीज हैं, वो नाजी लोग जो हैं वही आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। प्रोपेगेंडा मैनिपुलेटेड इमोशंस टू टर्न पब्लिक हेट्रेड अगेंस्ट अनडिजायरेबल। ठीक है, तो इस तरह से जब नैरेटिव सेट किया गया, मैनिपुलेशन किया गया, ताकि पब्लिक जो है, तो पब्लिक का हेट जो है वो इस्तेमाल किया जा सके ज्यूस के अगेंस्ट में, और जो भी करें हम ज्यूस को, अगर मारे भी तो मारने पे भी ऐसा लगे कि जो किया सही किया। समझ गए? क्लियर हुआ? समझ में आया? आज शाम वाली क्लास क्यों नहीं हुई मुझे पता करना पड़ेगा एक बार, मुझे आइडिया नहीं है। सर फिर हिटलर की मदर ने कुछ नहीं किया? एक समय के बाद में आदमी इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो किसी की नहीं सुनता है, और इस समय तक मुझे नहीं लगता कि हिटलर की मां रही होगी। ठीक है, लीडर बोर्ड अभी दिखाऊंगा, अभी एक और क्वेश्चन आएगा ना जब। अब देखो लास्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो अब जब ये सब कुछ हो रहा था जर्मनी में, तो जो आम जनता थी, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो क्या सोच रहे थे, वो कैसे देख रहे थे चीजों को? ये भी तो एक सवाल है ना कि ऑर्डिनरी पीपल जो थी, आम जनता जो थी, वो कैसे देख रही थी पूरी इस प्रोसेस को? तो आम जनता कैसे देख रही थी? तो बहुत सारे लोगों ने तो नाजी आइडियाज को सही माना। दे फेल्ट हेट्रेड टुवर्ड ज्यूज, मार्क देयर हाउसेस एंड इन्फॉर्म द नेबर्स। और उस प्रोपेगेंडा के अंदर में फंस गए। मतलब जैसे ऐसा है ना कि जो भी हो जाए सपोर्ट तो हिटलर को ही करेंगे, हिटलर हिटलर चाहे हमें मार डाले लेकिन हिटलर को सपोर्ट करेंगे, मतलब ऐसा कि हिटलर हिटलर है जो है वो, इस टाइप से। तो दे फेल्ट हेट्रेड टुवर्ड ज्यूज, तो उनको वो उस मैट्रिक्स के अंदर फंसा लिया गया उन लोगों को, तो वो ज्यूस को हेट करने लगे, उनको सरकार को बताने लगे कि ये ज्यूस रहते हैं हमारे बाजू में, इनको मार दो, खत्म कर दो, इस तरह से। मैंने बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग, तो लोग उस चक्कर में फंस गए हिटलर के कि नाजिज्म जो है प्रॉस्पेरिटी लाएगा, वेलबींग लाएगा। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं फंसा, तो सारे लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया, सम एक्टिवली रेजिस्टेड डिस्पाइट डेंजर, तो कुछ लोगों ने आवाज उठाई लेकिन उनको मारा गया, भगा दिया गया देश से। मोस्ट जर्मन्स वर पैसिव स्पेक्टेटर्स टू अफ्रेड टू प्रोटेस्ट, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अपोज भी नहीं कर पा रहे थे, चुपचाप बैठे थे, उनको लगा था कि यार अपन मार दिए जाएंगे अगर आवाज उठाएंगे तो। ठीक है, दे चूज साइलेंस एंड लुक्ड अवे फ्रॉम नाजी क्राइम्स, तो उन्होंने बोला चुपचाप, अपने घर में नहीं हो रहा ना, अपन तो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, जूस को मारे, जूस को मारने दो, भले हिटलर को सपोर्ट ना करो, अपने को नहीं मारेगा, दूसरे को मार रहा मारने दो। तो इस तरह से तीन कैटेगरी के लोग आपको मिले, एक जो पैसिव सपोर्टर्स थे, एक्टिव सपोर्टर्स थे, एक जो एक्टिव ओपोनेंट थे जिन्होंने आवाज उठाई, और तीसरे जो थे, जो क्या थे, जो मियर स्पेक्टेटर्स थे, जो चुपचाप देख रहे थे, डरे हुए लोग थे। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे ना, तो इन्हीं के ऊपर पैस्टर नेल्मर ने बहुत अच्छी वो 4 लाइनें लिखी है कि पहले वो लोग ज्यूस को पकड़ने आए, मैं ज्यूस नहीं था, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वो लोग कम्युनिस्ट को पकड़ने आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वो लोग सोशलिस्ट को पकड़ने आए, मैं सोशलिस्ट नहीं था, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं क्यों बोलूं। फिर एक दिन वो मुझे पकड़ने आए, अब मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा था, क्योंकि बाकी सबको तो मार दिया उन्होंने। तो पैस्टर नेल्मर ने ये बताया कि गलत गलत ही होता, अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चुप रहना है। समझ में आया? बहुत अच्छी लाइन से वो एनसीईआरटी में जो लिखी है। अब ये जो सब कुछ हो रहा था जर्मनी में, तो ये ना ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो एक ऑर्डिनरी पीपल कैसे देख रहा था, व्हाट वाज, अगर मान लो मैं एक ज्यू होता हिटलर के अंडर में, हिटलर के टाइम पीरियड में, तो मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा था। तो उस एक्सपीरियंसेस को हमें देखने को मिलता है अलग अलग तरह से। कुछ ज्यू लोगों ने रिकॉर्ड रखे हैं, जैसे आपने डायरी ऑफ यंग गर्ल, एन फ्रैंक की वो डायरी पढ़ी होगी, है ना। वैसे ही चार्लेट बेराट जो है, तो शी सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम। ठीक है, उन्होंने एक बुक रिकॉर्ड करी, एक मतलब सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करे और उनको लिखा, थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स, इस बुक के अंदर लिखा, जिसमें उसने बताया कि कितना अत्याचार ज्यूस ने सहा। इनफैक्ट जैसे अगर मैं आपसे बोलते जाऊं तुम चोर हो, ठीक है, तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम मूर्ख हो, तुम नालायक हो, इस टाइप से अगर तुम्हें बार बार कोई नेगेटिवली बताएगा कि तुम तो इनकेपेबल हो, तुम तो फेल हो जाओगे, तो इससे क्या होगा ना, इससे जैसे अगर आप देखोगे तो इससे क्या होगा ना कि एक आदमी के अंदर अपने आप को लेके वही इमेज बनना शुरू हो जाएगी, क्या शायद मैं मूर्ख हूं, मैं गधा ही हूं, ठीक है, अब मैं इनकेपेबल हूं, मुझे कुछ नहीं होता, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो वही एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे तो सच लगने लगता है। तो जब क्या होता है कि ज्यूस के अगेंस्ट में इतने सारे स्टीरियोटाइप्स बनाए जा रहे थे कि ज्यूस खराब है, तो ज्यूस खुद अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थे कि यार क्या हम सच में खराब हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो ज्यूस बिगेन बिलीविंग नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देमसेल्व्स, दीज इमेजेस हॉन्टेड देम इवन इन देयर ड्रीम्स, तो जो उनके बारे में चारों तरफ बातें चल रही थी, वो बातें उन्हें खुद को डराने लगी। ठीक है, ज्यूस सफर्ड साइकोलॉजिकल सफरिंग लॉन्ग बिफोर फिजिकल डेथ, क्या लाइन है,
एक बार फाइनली मरने से पहले वो हर दिन मर रहे थे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से उनके लिए मरने लायक स्थिति बना दी जा रही थी। ठीक है, तो दीज वर दी ज्यूस एक्सपीरियंसेस, ये ज्यूस लोगों के अनुभव थे, एक्सपीरियंसेस थे इन नाजी जर्मनी। ठीक है, नाजी जर्मनी उनका अनुभव था। नॉलेज अबाउट दी होलोकॉस्ट, हमें होलोकॉस्ट क्या है सबसे पहले तो ये समझ लो। होलोकॉस्ट मतलब कि जो नाजी किलिंग्स हुई हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हैं नाजी क्राइम्स जो हुए हैं, ज्यूस के अगेंस्ट में जो नाजी क्राइम्स हुए हैं उसे होलोकॉस्ट कहा गया। ठीक है, तो नॉलेज अबाउट होलोकॉस्ट में क्या है, तो जो ज्यूस के अगेंस्ट में अत्याचार हुआ है, ठीक है, उसे होलोकॉस्ट कहा है। तो सम इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी क्राइम्स रीच द वर्ल्ड ड्यूरिंग द वॉर। तो जब लड़ाई चल रही थी ना, तो कुछ लोगों ने, जैसे चार्लेट बेराट ने अपनी बुक लिखी, वैसे जैसे मैंने आपको बताया एन फ्रैंक ने अपनी वो जो डायरी रिकॉर्ड करी, दी डायरी ऑफ यंगर, फिर वॉर खत्म हो गई, जब वो डायरी मिली तो हमें पता लगा। तो होलोकॉस्ट मतलब कि जो अत्याचार, जो मारपीट मचाई किसने, नाजी ने जो क्राइम किया ना अगेंस्ट ज्यूस, उसके बारे में हमें कहां से पता चला। तो सम इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी क्राइम रीच टू वर्ल्ड ड्यूरिंग द वॉर, the full horror became only the full horror became known only after Germans defeat। तो कुछ कुछ कहानियां तो पता चल रही थी, लेकिन जब जर्मनी हार गया, जब दूसरे देशों की आर्मी घुसी जर्मनी में, तब जो कुछ रिकॉर्ड्स मिले, पता है कितना ही लीटर्स में पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था जब लग रहा था कि जर्मनी हारने वाला है। क्यों? ताकि जो रिकॉर्ड थे जिसमें लिखा जा रहा था कितने ज्यूस मार दिए, क्या ये वो, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि बाहर दुनिया को पता ना चले कि वॉर की आड़ में कितना अत्याचार किया इन्होंने। समझ रहे हो? मैनी गेटो एंड कैंप्स many ghetto and camp inmates wrote diary and preserve records to bear witness। जैसे मिल्क कैन है, तो लोगों ने लेटर लिख लिख के मिल्क कैन के अंदर डाल दिया कि हम मर जाए चल जाएगा, लेकिन हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ लोगों को पता चलना चाहिए। इनफैक्ट एक लाइन है जो लिखी है बुक में कि किसी ज्यू से अगर पूछा जाए ना कि तुम क्या चाहते हो, तो ये चाहते हैं कि वॉर खत्म हो जाए, उसके बाद में आधा घंटा और चाहते हैं हम बस जिंदा रहना, ताकि हम दुनिया को बता पाए कि हमने क्या सफर किया। हम मर तो चुके हैं, लेकिन हम आधा घंटा और जिंदा रहना चाहते हैं, हम बता पाएंगे हमने सफर क्या किया। ठीक है, तो मेमोरीज ऑफ होलोकॉस्ट लिव्स ऑन थ्रू बुक्स, फिल्म्स, म्यूजियम्स एंड मेमोरीज। तो जो यादें हैं या फिर जो हमें पता चलता है होलोकॉस्ट के बारे में, जो अत्याचार हुए उनके बारे में, वो बुक्स के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा, म्यूजियम्स और मेमोरीज में आज भी प्रिजर्व करके रखी गई है। ठीक है, दीज मेमोरीज ऑनर रेजिस्टेंस। तो ये जो हमें कहानियां पता चलती, तो ये उन लोगों को ऑनर करती है जिन्होंने एक्टिवली रेजिस्टेंस शो करा। शेम कोलैबोरेटर्स, ठीक है, शेम कोलैबोरेटर्स मतलब कि जिन्होंने गलत किया, उन लोगों के लिए शेम है कि तुमने देखो क्या गलत किया था, ये किताबों से पता चलता है हमें। एंड वॉर्न साइलेंट ऑनलोकर्स, ठीक है, जो चुपचाप देख रहे थे ना, उन लोगों के लिए वार्निंग है कि आगे भी कभी जीवन में कोई आदमी आए जो अत्याचार करे तो तुम्हें साइलेंटली देखना नहीं है। ठीक है, दिस वाज द लवली चैप्टर, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। सारे कीवर्ड्स अगर चैप्टर के शुरू से देखे तो वर्ल्ड वॉर के ग्रुप्स कौन कौन से थे, अलाइड पावर, सेंट्रल पावर, ये वर्ल्ड वॉर 1 के थे। नवंबर क्रिमिनल, जेनोसाइड, वीमर रिपब्लिक क्या बना, स्पार्टसिस्ट लीग क्या था, हाइपर इन्फ्लेशन क्या था, डिप्रेशंस क्या थे, डाविस प्लान क्या था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, प्लोरेटराइजेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, फिर कंसंट्रेशन कैंप्स, ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप्स, प्रोपेगेंडा क्या होता है, ये जो स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग बनाई, हल्मर सैच कौन था, नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस क्या है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर कौन थे, इनकी थ्योरीज, लेबेनसरम क्या होता है, रेस जो रेशियल आइडियोलॉजी की बात की जा रही, जिप्सीज कौन है, परसिक्यूट करना मतलब मारना, पेपराइज मतलब क्या कि गरीबी पे आ जाना, यूसरर्स जो ज्यूस को कहा जाता था ना, मतलब मनी लेंडर्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है यूसरर्स। जंग वॉल्क जो है तो क्या था, 10 से 14 साल तक का ग्रुप। हिटलर यूथ जो था तो 14 साल एंड अबव वाला ग्रुप जो है। होलोकॉस्ट मतलब क्या है, तो वो सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ 6 मिलियन ज्यूस, मतलब 60 लाख लोगों को मारा गया था, जिनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स वाले, और ये सब्जेक्टिव वाले होमवर्क क्वेश्चन है। तो पूरा चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर था, पूरे चैप्टर को कवर करते हुए मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, इनके आंसर तुम्हें कल मिलेंगे। ठीक है, इनके आंसर कल मिलेंगे। कल कौन सा चैप्टर है हमारा, इकोनॉमिक्स हमारा हो ही गया, हिस्ट्री भी हो गया, मेरे हिसाब से कल ज्योग्राफी का होगा या सिविक्स का चैप्टर होगा शायद, है ना। लिखना नहीं, याद करना है। क्लियर हुआ? चलो, डाउट डाउट पूछो, शुरू हो जाओ, डाउट पूछो। डाउट सॉल्विंग और होगी अभी अपनी, घबराओ मत, अभी मल्टीपल डाउट सॉल्विंग होगी।
सिलेबस हो जाएगा उसके बाद भी मैं बीच बीच में डाउट सॉल्विंग करवाते रहूंगा। हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, सो वाई ही वॉज इंटरफेयरिंग इन जर्मनी। वेरी गुड। ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक ही पार्ट था, मतलब जैसे उसने ऑस्ट्रिया को मिला लिया था ना, ध्यान है आपको, हिटलर ने ऑस्ट्रिया को मिला लिया था 1938 में। क्यों कैसे मिलाया था हिटलर ने? हिटलर ने मिलाया था विद द स्लोगन वन नेशन वन पीपल वन लीडर, इस स्लोगन के साथ में। तो वो एक ही, अबे गिर जाऊंगा, वो एक ही वो था, ठीक है, एक ही टेरिटरी थी, एक ही कल्चर, जर्मनी का ही पार्ट था। तो इसके लिए वो ऑस्ट्रिया में पैदा होने के बावजूद भी जर्मन कल्चर से एसोसिएटेड था। पेस्ट्रोलिस्ट वाला तो आ ही नहीं रहा ना एग्जाम में। हिस्ट्री का लेसन 4 और 5 नहीं आ रहा है एग्जाम में। हिस्ट्री का लेसन 4 और 5 आ ही नहीं रहा एग्जाम में। हिटलर की डेथ का रीजन क्या है? देखो हिटलर की डेथ का रीजन क्या है, तो आप देखोगे अलाइड पावर जो थी, अलाइड पावर्स ने टुक ओवर कर लिया था। हिटलर अपने बंकर में था, और ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने वहां, अलग अलग थ्योरीज है कि उस बंकर में सुसाइड कर ली, कोई कहते हैं उस बंकर, बंकर मतलब अंडरग्राउंड जो वो रहते हैं छुपने की जगह, और अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर ली, कोई कहता है कि उस पर बम गिर गए, ऐसा। इटर्नल जीव मूवी का नाम है। ड्रेनेज वाले सोल्यूशन नहीं मिले, अरे ना, सोल्यूशन सारे मिल गए होंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ड्रेनेज वाले सोल्यूशन एक बार चेक कर लेता हूँ। चैप्टर समझ में आया? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का होमवर्क क्वेश्चन नहीं आया? तुम कहां चेक कर रहे हो? होमवर्क क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। होलोकॉस्ट मतलब जो अत्याचार हुआ है, जो नाजीज के द्वारा क्राइम्स हुए हैं, जो किलिंग्स हुई है जर्मन्स की, ज्यूस की, उसको होलोकॉस्ट कहा गया है। सिलेबस कब कंप्लीट होगा? अब 2 4 5 चैप्टर और बचे हैं बस। बताओ चैप्टर 4 और 5 कितने बच्चों का आ रहा है? फाइनल एग्जाम में नहीं आ रहा है? एक बार वो करूं मैं, एक सर्वे ले रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, चैप्टर 4 और 5 कितने बच्चों का आ रहा है, ठीक है? ए वाले यस करना और बी वाले नो, ठीक है? बताओ। चैप्टर 4 और 5 मार्क्ड देयर हाउसेस मतलब क्या है कि उन्हें ऐसे चिन्ह लगा दिया कि ये ज्यूस का घर है, ताकि अथॉरिटीज को पता चल जाए। वाई वॉज पोलैंड इंपॉर्टेंट फॉर फ्रांस एंड इंग्लैंड? दोस्ती थी, दोस्ती ऐसी थी कि वो उनकी टीम का आदमी था ना, पोलैंड उनकी टीम का मेंबर था। अनेबलिंग एक्ट एक लॉ पास किया था जिसके चलते हिटलर ने डिक्टेटरशिप ले आया था, वो था अनेबलिंग एक्ट। देखो सीबीएसई एक सर्कुलर देता है और मैं उस सर्कुलर के हिसाब से पढ़ाता हूं। 53% बच्चे बोल रहे आ रहा है, अरे ना जाओ यार उधर। पीरियोडिक, एक बार तुम पता करना सारे बच्चे स्कूल में, ये पीरियोडिक टेस्ट में ही आना था और इंटरनल असेसमेंट के लिए आना है 4 और 5। और अगर ऐसा है तो फिर इसको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से ये कर दिया भाई, क्या गलत, अबे यार भोंदू बच्चे हो। ईवान पाठक, ठीक है। ठीक है, आखिरी में देख लेंगे इनको, आखिरी में देख लेंगे। जैसे बैच में भी क्या, जो फुल ईयर बैच था ना, उसमें भी आयुषी मैडम ने करवाया था। तुम्हें 11th के क्लास के टीचरों से पढ़ना है। 4 इज कमिंग बट 5 इज नॉट कमिंग। मैं वही बोल रहा हूँ, सबका अलग अलग सिस्टम है इसमें। और डाउट पूछो, डाउट।
गैस चैम्बर ही यूज क्यों हुए? मतलब अब इतने सारे लोगों को मारना है, कैसे मारोगे? तो ये एक किलिंग मशीन बनाई उन्होंने कि ऐसे मारते हैं गैस, जहरीली गैस दे देके। ठीक है, चलो हमारे टीचर्स को खुद नहीं पता है। हाँ तो वही एक बार पता कर लेना। लेबेनसेरम मतलब क्या होता है? लेबेनसेरम, आधे बच्चे 50% बच्चे बोल रहे आ रहा है, 50% बोल रहे नहीं आ रहा है। समझते, रुक जो उसको समझ लेंगे। लेबेनसेरम का मतलब ये होता है कि लिविंग स्पेस, कि आपके पास रहने के लिए जगह ज्यादा से ज्यादा हो। जितनी ज्यादा जगह होगी रहने की, आप उतना क्या कर पाओगे, अपना एक्सपेंशन कर पाओगे ना, अपने रिसोर्सेज बढ़ा पाओगे। आपके पास में उतने ज्यादा क्या रहेंगे, उतना ज्यादा आपके पास में रिसोर्सेज रहेंगे, आपके पास एग्रीकल्चरल यूजेज के लिए रिसोर्सेज रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे। ये लेबेनसेरम का आइडिया है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन के सोल्यूशन में एक बार चेक कर लेता हूं कि क्यों नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, क्योंकि मैं तो सारे दे चुका हूं। 4th फॉर इंटरनल असेसमेंट, 5th फॉर पीटी ओनली। मैं वही कह रहा हूं, फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे शायद। जनरल गवर्नमेंट मतलब एक ओपन गवर्नमेंट, जिसमें क्या है, ओपन गवर्नमेंट में जिनको रख दिया गया लोगों को ओपन गवर्नमेंट के अंडर में, कि यहाँ क्या होगा, यहाँ ओपन गवर्नमेंट तुम्हारा ध्यान रखेगी, मतलब वो गेटोज में, और ध्यान कैसे रखेगी कि धीरे से तुम्हें कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचा के मार देगी, अनडिजायरेबल्स के लिए जो एक गवर्नमेंट बनाई गई थी। ठीक है, चलो ठीक है, खत्म करें आज का कार्यक्रम यहीं। डन हो गया मेरा तो बहुत खतरनाक। आज रेस्ट करूंगा तो कल सही होगा टकाटक। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लेना, क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लेना। नाजिज्म वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। कल अपन मेरे हिसाब से ज्योग्राफी या सिविक्स का